आज हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे हम लोग परसिस्टेंस ऑफ विजन के बारे में। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने आइज के बारे में बेसिकली देखा था। आइज का अलग अलग पार्ट जो है उसके बारे में डिस्कस किया था। एक बार फटाक से हम बता देते हैं कि आखिर किन किन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमारा टॉपिक था व्हाट इज इनसाइड आवर आइज। इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कॉर्निया के बारे में, आइरिस के बारे में, फिर प्यूपिल, आईलैंड, सिलियरी मसल्स, उसके बाद रेटिना। रेटिना के ऊपर हमारा दो सेंसिटिव सेल होता है, रोड्स और कॉन्स। ठीक है, रोड्स है बेसिकली डिम लाइट को पहचानने के लिए और कौन से हमारा ब्राइट लाइट को पहचानने के लिए। ये सब हम लोग देख चुके थे। उसके बाद ऑप्टिक नर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है कि जो भी हमारा इमेज रेटिना पे बनता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे माइंड तक यानी कि ब्रेन तक लेकर जाता है, फिर ब्रेन हमारा उसको समझता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने समझा था ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। ठीक है, तो इसी के अंदर हम लोग आज अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग समझेंगे परसिस्टेंस ऑफ विजन के बारे में। अब ये एक्चुअली में होता क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, इसमें कहा गया है द एबिलिटी ऑफ एन आई टू कंटिन्यू टू सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज डिसअपीयर्ड फ्रॉम व्यू इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। मेरे हिसाब से आपको ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको ना थोड़ा सा ऐसे समझिए। देखो, हमारा आंख जो है ना बड़ा विचित्र है। मतलब कि हमारे नेचर के द्वारा जो हमारा आंख बनाया गया है ना, ये बहुत ही विचित्र है। ये इतना विचित्र कैसे है, थोड़ा सा आपको बताते हैं। जैसे कोई भी चीज यदि रोड से बहुत स्पीड में पार हुआ तो हम लोग क्या कहते हैं उसको? हम लोग कहते हैं कि वो बहुत ही तेजी से मूव करके भाग गया। लेकिन एक्चुअली में पता है, हमारा आंख जो उसको देख रहा होता है वो कैसे देख रहा होता है? बहुत ही तेजी से भागते हुए देख रहा होता है। लेकिन एक्चुअली में उस भागते हुए चीज का इमेज हमारे माइंड में बहुत तेजी से बनता है, बहुत तेजी से। और इतने तेजी से इमेज हमारा रेटिना पे बनता है, हर सेकेंड बहुत तेजी से बनता है, इतना तेजी से कि हम उस ऑब्जेक्ट को जो मूव कर रहा है उसको हम दौड़ता हुआ देख लेते हैं, यानी कि भागता हुआ देख लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में हमारा इमेज कैसा बनता है माइंड में? उसका सिंगल इमेज बनता है, सिंगल इमेज उसका बनेगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक डॉगी को देख रहे हैं जो कि रोड पे बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा है। आप क्या देख रहे हो कि वो दौड़ के भाग रहा है, लेकिन एक्चुअली में पता है रेटिना के ऊपर क्या बन रहा है आपका? सिर्फ एक डॉग का इमेज बन रहा है, और वो डॉग का इमेज हर वक्त बन रहा है आपके रेटिना पे, हर वक्त बहुत ही तेजी से बनता है। और वो इतने तेजी से बनता है कि आपको वो कैसा दिखता है? दौड़ता हुआ दिखता है। लेकिन एक्चुअली में वो दौड़ता हुआ वीडियो नहीं बनता आपके रेटिना पे। एक्चुअली में उस दौड़ते हुए का आपके रेटिना पे इमेज बनता है, लेकिन वो इतना तेजी से बनता है कि वो किसके रूप में दिख जाता है हमको? एक दौड़ते हुए ऑब्जेक्ट के रूप में दिख जाता है। उसी प्रकार से सिनेमा हॉल में जब हम लोग सिनेमा देखते हैं, मतलब कोई भी चीज जब हम लोग देखते हैं जो कि बहुत तेजी से चल रहा होता है, एक्चुअली में उसका वीडियो हमारे रेटिना पे नहीं बनता है। वीडियो तो हमारे रेटिना पे बनता ही नहीं है, बनता क्या है फिर? इमेज बनता है। लेकिन वो इतना तेजी से इमेज बनता है कि हम उसको मूव करता हुआ महसूस कर लेते हैं। ठीक है, यही हमारा कहलाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। सिंपल सा मतलब कि जो चीज वहां से गुजर गया, इसके बाद भी हमारे रेटिना पे उसका इमेज बहुत ही कम समय के लिए बनता रहता है, और तब हम लोग उसको दौड़ता हुआ महसूस कर पाते हैं। हालांकि यही हमारा कहलाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। समझ लिया आपने हिंदी में? इंग्लिश में पूछे तो आप ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा, बड़ा सिंपल। ठीक है, तो परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब क्या हुआ? परसिस्टेंस ऑफ विजन का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि हमारा आंख जो है ना इतना विचित्र है कि कोई भी चीज यदि दौड़ रहा है तो उसका दौड़ता हुआ वीडियो हमारे रेटिना पे नहीं बनता है, बल्कि उसका इमेज बनता है। लेकिन वो इमेज इतना तेजी से बनता है, बहुत सारा इमेज बनता है कि हमारा ब्रेन उसको दौड़ता हुआ कैलकुलेट कर लेता है, यानी कि दौड़ता हुआ उसको महसूस कर लेता है। ये हमारा है परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब इसके अंदर कुछ और बातें हैं तो क्या जो कि आपको और समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन बाय आवर आइज रिमेन्स ऑन द रेटिना for about 1/16th of a second even after the object has disappeared from our view। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई भी चीज है जो कि पास हो गया हमारे आंख से, मतलब कि हमारे आंख से वो तुरंत अभी पास हो गया, बहुत दूर चला गया। वो दूर जाने के बाद भी उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे रेटिना पे ऑलरेडी रहता है। कितने समय के लिए? 1/16th सेकेंड के लिए। इसका मतलब हुआ कि बढ़िया से 1 सेकेंड भी नहीं। इसका सिंपल से कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा चीज जो कि आपके आंख से तुरंत गुजर गया,
गुजर तो गया, आपके आंख से वो दूर चला गया, लेकिन उसका इमेज अभी भी आपके आंख के रेटिना पे कितने देर तक के लिए रहेगा? 1/16 सेकेंड के लिए, यानी कि मुश्किल से 1 सेकेंड भी नहीं, 1 सेकेंड से बहुत कम, बहुत कम, इतने समय के लिए आपके रेटिना पे उस भागते हुए ऑब्जेक्ट का इमेज रहता है। और वो बार बार बनता है, इतने तेजी में बनता है कि वो आपको कैसा दिख जाता है? भागता हुआ दिख जाता है आपको ये। ठीक है, देखो कोई भी चीज जब हम लोग स्पीड में करते हैं ना, एक तरीके से वो कैसा दिखने लगता है कि हाँ वो बहुत तेजी से मूव कर रहा है, ऐसा। बात समझ में आ रही है? वही चीज इसमें कहा गया था। तो वही इसमें कहा गया है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन बाय आवर आइज रिमेन्स ऑन द रेटिना, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं वो ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे रेटिना पे 1/16 ऑफ अ सेकेंड इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज डिसअपीयर्ड फ्रॉम आवर व्यू, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमने देखा और वो पास हो गया, वहां से गुजर गया, उस गुजरने के बाद भी उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है हमारे रेटिना पे वो 1/16 सेकेंड के लिए रहता है। कहाँ पे? हमारे रेटिना पे रहता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। The movies that we see are actually a number of separate pictures in proper sequence। अब देखो हम लोग जो मूवी देखते हैं ना, मूवी कैसा दिखता है आपको? लगातार चलता हुआ, एकदम मूव करता हुआ वीडियो के फॉर्मेट में, लेकिन आपको पता है एक्चुअली में वो मूवी नहीं है। वो मूवी एक्चुअली में बहुत सारे नंबर्स में क्या है? वो पिक्चर्स में है, यानी कि इमेज के फॉर्म में है। बहुत ध्यान से समझिए, ये लॉजिक बड़ा ही थोड़ा सा पोटपटांग लग रहा होगा कि सर वीडियो तो वीडियो होता है, मूवी तो मूवी होता है, सिंपल सा वो चलता रहता है। लेकिन एक्चुअली में वो जो मूवी है ना, वो मूवी नहीं है, वो बहुत सारे सेट्स ऑफ इमेजेस हैं, लेकिन उसको आपके आंख के सामने इतने तेजी से लाया जाता है, इतने तेजी से लाया जाता है कि वो तुरंत आता है तुरंत भागता है, तुरंत आता है तुरंत भागता है, इसीलिए वो चीज आपको कैसा दिखता है? मूव करता हुआ दिखता है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? और एक इमेज आपके रेटिना पे कितना देर तक के लिए रहेगा? 1/16 सेकेंड के लिए, यानी कि एक इमेज आपके रेटिना पे बढ़िया से 1 सेकेंड भी नहीं रुक रहा है। इसका मतलब हो गया कि 1 सेकेंड में तो बहुत सारा इमेज हमारा पार हो जाएगा, और जब 1 सेकेंड के अंदर हमारे रेटिना पे बहुत सारा इमेज बनेगा तुरंत, तो कैसा लगेगा वो इमेज आपको? इमेज लगेगा या एक वीडियो दिखेगा? एक वीडियो दिखेगा आपको, सिंपल सा। तो वही इसमें कहा गया है। तो मूवी एक्चुअली में मूवी नहीं होता है, एक्चुअली में वो बहुत सारे नंबर्स ऑफ पिक्चर्स होते हैं जो कि इतने तेजी से आपके रेटिना पे बनते हैं कि वो आपको मूव करता हुआ दिखता है, यानी कि एक मूवी आपको दिख जाता है, सिंपल सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर्स पर सेकेंड। सोचो, इसका मतलब ये होगा कि वो जो मूवी आप देख रहे हो वो मूवी बेसिकली पिक्चर्स के फॉर्मेट में है, इमेज के फॉर्मेट में है। 1 सेकेंड में 24 इमेज, यानी कि 24 पिक्चर 1 सेकेंड में आपके रेटिना पे बनता है। सोचो, 1 सेकेंड में 24 पिक्चर आपके रेटिना पे बन रहा है, तो बताइए वो इमेज कैसा लगेगा आपको? ऑब्वियस सी बात है, इमेज नहीं लगेगा, वो एक वीडियो के फॉर्मेट में आपको लगेगा। तो इसीलिए जब भी हम लोग कोई मूवी देखते हैं तो कैसा लगता है भाई? लगातार चल रहा है, वो मूव कर रहा है। एक्चुअली में वो मूव करता नहीं है, वो एक्चुअली में है क्या? आपका पिक्चर है, लेकिन वो इतना तेजी से मूव कर रहा है कि हमारा दिमाग उसको इमेज की तरह नहीं बल्कि एक मूवी की तरह रिकॉग्नाइज कर ले रहा है। ठीक है, यही हमारा आंख के साथ होता है। तो जरा सोचो हमारा आंख कितना विचित्र है। ठीक है, वही बात इसमें कहा गया, फास्टर देन 16 पर सेकेंड, यानी कि 16 पर सेकेंड का मतलब हो गया कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड से भी लगभग कम समय में आपके आंख से वो गुजर जा रहा है। 24 पिक्चर लगभग 1 सेकेंड में आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो वी सी अ मूविंग पिक्चर, इसीलिए हम लोग उसको कैसा देख पाते हैं? कि मूविंग पिक्चर की तरह देख पाते हैं। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे ना आपको हम बताते हैं, आपने कभी रील देखा है? रील, कौन सा रील? वो इंस्टाग्राम वाला नहीं, वो पहले मूवी वाला रील आता था, पहले कैसेट वाला, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट वाला। उसमें आपने कभी देखा है कि वो रील में आप देखोगे ना तो आपको पिक्चर नजर आएंगे उसमें, वो जो बेसिकली उसमें पिक्चर बने हुए होते हैं बहुत सारे, उसी को इतना तेजी से आपके स्क्रीन पर मूव किया जाता है कि आपका दिमाग उसको मूवी समझ लेता है। बस वही चीज़ है इसमें भी। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन में सिंपली आपने अभी ये समझा कि परसिस्टेंस ऑफ विजन में हमारे आँख के ऊपर, हमारे आँख के रेटिना पे बेसिकली 1 सेकेंड में 24 पिक्चर बन जाते हैं। सोचो, और वो इतने तेजी से बनते हैं कि किसी भी चीज़ को हम मूव करता हुआ रिकॉग्नाइज कर लेते हैं।
यही चीज़ हमारा मूवी के साथ होता है, जो हम लोग मूवी देखते हैं, एक्चुअली में वो मूवी होता नहीं है, वो हमारा पिक्चर होता है, सिंपल सा। और वो पिक्चर आपके रेटिना पे इतना तेजी से आता है कि हम लोग उसको मूव करता हुआ एक मूवी समझ लेते हैं। यही हमारा कहलाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा टॉपिक रेंज ऑफ विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई। यानी कि यदि आपका आंख बिल्कुल ठीक है, मतलब कि आपकी यदि आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको समस्या नहीं है, आंख वाला कोई समस्या नहीं है, तो आपका आंख कहाँ तक देख सकता है, कितने दूर तक देख सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। इसमें ना दो टर्म आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला है नियर पॉइंट ऑफ द आई और दूसरा है फार पॉइंट ऑफ द आई। बस यही दो कॉन्सेप्ट है, इसमें समझते हैं इसको ध्यान से। The nearest point up to which the eye can see the object clearly without strain is called the near point of the eye। इसका मतलब हुआ कि अपने आंख से, यानी कि कितना सबसे नज़दीक के चीज़ों को आपका आंख देख पाता है। अच्छा, आप ना एक काम करो, आप एक पेन उठाइए, उस पेन को आप अपने आंख के नज़दीक लेकर आओ, नज़दीक लाते जाओ। कुछ समय तक आप तो आसानी से उस पेन को देख पाओगे, लेकिन कुछ समय के बाद आप उस पेन को देखना तो चाहोगे लेकिन देख नहीं पाओगे, धुंधला दिखेगा, पहला बात। दूसरा बात, आपका आंख दर्द करने लगता है। कभी आपने गौर किया है? लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि आप अपने आंख के सामने ऑब्जेक्ट को रखो और ये देखो कि आपका आंख उसको बिना किसी दर्द के कितने दूरी पे रखा हुआ है, तो वो उसको देख पा रहा है। वही हो गया उसका नियर पॉइंट ऑफ द आई। बात समझ में आ रही है? क्या हमने कहा इसमें? हमने इसमें यह कहा कि आपके आंख से दूर एक ऑब्जेक्ट को रखो और उसको पास लाते जाओ। इतना पास ला लो कि आपके आंख में कोई दर्द ना हो देखने में। तो जहां तक ऑब्जेक्ट आया और वहां तक आपके आंख में कोई दर्द नहीं हुआ, कोई स्ट्रेन नहीं हुआ, इसका मतलब वही आपका क्या हो गया? नियर पॉइंट ऑफ द आई हो गया। मतलब कि वहां तक आपका आंख बिल्कुल साफ देख सकता है। नियर का मतलब क्या होता है? सिंपल सा, आंख के बिल्कुल नजदीक। तो आंख के बिल्कुल नजदीक कितने दूर पे ऑब्जेक्ट रखा जाए कि आपका आंख उसको आसानी से देख सके, यही कहलाता है हमारा नियर पॉइंट ऑफ द आई। लेकिन ज्यादा क्लोज यदि हम लोग अपने आंख के ला लेते हैं ऑब्जेक्ट को, तो क्या वो आपको साफ दिखता है? नहीं दिखता। और दूसरी बात, दिखता भी नहीं है, और दूसरी बात यह कि आपका आंख भी थोड़ा सा दर्द करने लगता है। ठीक है, ये हमारा कहलाता है नियर पॉइंट ऑफ द आई। द नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द आई। नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। यानी कि आप अपने आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखो, इतना दूर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को आपका आंख आराम से देख लेता है, आराम से उसको देख लेता है, कोई उसमें तकलीफ नहीं होता। लेकिन 25 सेंटीमीटर से जैसे जैसे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाते हैं अपने आंख के, वैसे वैसे वो ऑब्जेक्ट हमारा धुंधला होता रहता है और हमारा आंख में दर्द चालू हो जाता है। तो नियर पॉइंट कितना हुआ आएगा? 25 सेंटीमीटर। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और 25 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया कि 25 सेंटीमीटर तक की दूरी पर यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो आसानी से हमारा आंख उसको देख लेगा और किसी प्रकार का पीड़ा भी हम लोगों के आंखों में नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही उससे नजदीक लाएंगे वैसे हमारा आंख दर्द करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा नियर पॉइंट ऑफ द आई। अब हमारा उसी प्रकार का इसका जस्ट उल्टा है फार पॉइंट ऑफ द आई। सिंपल सा, इसमें लिखा गया है द फारथेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। यानी कि आपका आंख सबसे ज्यादा कितने दूर तक के ऑब्जेक्ट को देख पाता है। कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि आपका आई कितने दूर तक चीजों को देख पाता है, यही है आपका फार पॉइंट ऑफ द आई। कितने दूर तक देख सकते हैं हम लोग? इन्फिनिटी तक, मतलब कि बहुत दूर तक देख सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका फार पॉइंट ऑफ द आई। तो इसमें कहा गया है द फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम द आई। मतलब कि फार पॉइंट जो होता है किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, नॉर्मल ह्यूमन आई का, वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, यानी कि वो बहुत ही दूर तक देख सकता है। तो नियर पॉइंट हो गया 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर तक यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आप उसको आराम से देख पाओगे। ठीक है, और फार पॉइंट क्या, इसका कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है, तो बहुत दूर तक इन्फिनिटी तक हम लोग इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका रेंज ऑफ विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है डिफेक्ट्स ऑफ द आई। अब देखो, आंख है भाई, आंख के साथ समस्या भी होता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कहता है कि हमको मायोपिया हो गया, या फिर कहता है हमको हाइपरमेट्रोपिया हो गया। इसका मतलब है कि किसी को नज़दीक का दिखता है, किसी को दूर का दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता। ऐसा होता है, कई बार होता है ऐसा।
खैर क्या क्या समस्या होते हैं हमारे आंखों के साथ, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लिया जाए। सबसे पहला है आपका मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? देखो, मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ द आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। जिस इंसान को मायोपिया होता है वो दूर के चीज़ों को नहीं देख पाता है, लेकिन नज़दीक के चीज़ों को रखा हुआ देख लेता है आराम से। तो अब आप ये समझ लीजिए कि यदि आपके फ्रेंड में या फिर आपके रिलेटिव में या फिर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नज़दीक का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता, तो उसको क्या हो गया है? उसको हो गया है मायोपिया। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हो गया हमारा मायोपिया के बारे में। तो मायोपिया का सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि मायोपिया में हमारा नज़दीक का तो दिखेगा लेकिन दूर का इसमें आपको नहीं दिखता है। तो यही हमारा कहलाता है मायोपिया। ऐसे बहुत सारे इंसान होते हैं जिनको कि चश्मा लग जाता है और उनको नज़दीक का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता। तो जब आपको नज़दीक का दिखे लेकिन दूर का ना दिखे तो इसका मतलब हो गया है आपको मायोपिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टेकल्स ऑफ कॉनकेव लेंसेज ऑफ सुटेबल पावर। लेकिन मायोपिया को कैसे ठीक किया जा सकता है? ऑब्वियस सी बात है, सही पावर का चश्मा लगाने से। लेकिन उस चश्मे में लेंस किसका होना चाहिए? कॉनकेव लेंस। देखो लेंस दो प्रकार का होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए कैसा लेंस चाहिए? कॉनकेव लेंस चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और कॉनकेव लेंस केवल लगाने से काम नहीं चलेगा बल्कि सुटेबल पावर उसका होना चाहिए, तब ये जाके आपका ये मायोपिया ठीक हो पाएगा। तो ये हो गया हमारा मायोपिया के बारे में। उसी प्रकार से हमारा है हाइपरमेट्रोपिया। ये क्या होता है? देखो, हाइपरमेट्रोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इसमें क्या होगा? इसमें नजदीक का नहीं दिखेगा लेकिन दूर का दिखेगा। देखो, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में ना बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटा डिफरेंस है। मायोपिया में आपको नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में पास का ही नहीं दिखेगा लेकिन दूर का आपको आराम से दिख जाएगा। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा? नजदीक का नहीं दिखेगा लेकिन दूर का दिख जाएगा। तो यही हमारा कहलाता है हाइपरमेट्रोपिया। तो जिस इंसान को नजदीक का तो दिख जाता है, सॉरी, जिस इंसान को नजदीक का नहीं दिखता लेकिन दूर का दिख जाता है, इसका मतलब उसको हो गया है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, लेकिन इसको कैसे ठीक करेंगे वो भी देख लो। हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टेकल्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ सुटेबल पावर। मायोपिया को ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो भी सुटेबल पावर का, यानी कि ठीक पावर उसका होना चाहिए, तभी जाकर आप इसको ठीक कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। एक और समस्या जो आंख के साथ होता है उसको हम लोग कहते हैं कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है इसके बारे में देख लो। कैटरैक्ट इज दैट डिफेक्ट ऑफ आई ड्यू टू विच अ पर्सन्स आई बिकम्स क्लाउडी रिजल्टिंग इन ब्लर्ड विजन। अब देखो, ये ज़्यादातर ना जो कैटरैक्ट होता है ना, ये ज़्यादातर बूढ़े लोगों को होता है। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा जो ओल्ड एज वाले इंसान होते हैं कि हमारा आंख ना बिल्कुल धुंधला हो गया है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। उनको ना ही नज़दीक का दिखता है ना ही दूर का दिखता है, लेकिन दिखता फिर क्या है? उसको एकदम धुंधला दिखता है चीज़, यानी कि उसके आंख के आगे ना क्लाउडी जैसा हो जाता है, बादल जैसा लगता है उसको, मतलब ऐसा लगता है कि पूरा धुंधला हो गया है। मतलब उसको नज़दीक का भी नहीं दिखेगा, दूर का भी नहीं दिखेगा। इसका मतलब उसका आंख क्या हो गया है? पूरा धुंधला हो गया है, क्लाउडी जैसा उसका हो गया है। इसी को हम लोग कहते हैं कैटरैक्ट, सिंपल सा। ठीक है, आगे। कैटरैक्ट यूजुअली कम्स इन ओल्ड एज। ये जो कैटरैक्ट है ना, ये ज़्यादातर होता है बूढ़े लोगों को, जिनका उम्र ज़्यादा हो जाता है उनको। देखो, बच्चों को अक्सर क्या होगा? या तो मायोपिया होगा या तो हाइपरमेट्रोपिया होगा, लेकिन बूढ़े लोगों को कैटरैक्ट होता है, यानी कि उसको ना ही नज़दीक का दिखेगा ना ही दूर का दिखेगा। सिंपल सा उसका आंख जो है ना ठीक रहता है, बचपन में ठीक रहता है उसका आंख, लेकिन बड़े होते होते उनको ना ही दूर का दिखता है ना ही नज़दीक का दिखता है, यानी कि उसके आंख के आगे ना एक धुंधलापन आ जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं कैटरैक्ट। आगे बढ़ते हैं। कैटरैक्ट डिक्रीजेज द विजन ऑफ द आई। कैटरैक्ट में होता क्या है? जो आप देखने का जो आपका क्षमता रहता है ना, वो पूरा घट जाता है, पूरा आप देख ही नहीं पाते किसी चीज़ को, पूरा धुंधला दिखता है। इट कैन इवन लीड टू टोटल लॉस ऑफ विजन ऑफ द आई। कई बार तो कैटरैक्ट इतना भयंकर हो जाता है कि पूरा का पूरा आपका विजन ही चल जाता है। विजन मतलब पूरा का पूरा आपका आंख काम ही नहीं करता, कुछ भी आपको नहीं दिखता, कुछ भी दिखता ही नहीं है। मतलब इस तरीके का भी कैटरैक्ट हमारा हो जाता है। द विजन ऑफ द पर्सन कैन बी रिस्टोर्ड आफ्टर गेटिंग सर्जरी। लेकिन देखो, यदि आपको मायोपिया हुआ है या फिर आपको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो नॉर्मली डॉक्टर से हम लोग दिखाते हैं, वो चेक करते हैं और हमको एक चश्मा दे देते हैं पहनने के लिए।
लेकिन जिनको कैटरेक्ट होता है ना, उनका केवल चश्मे से काम नहीं चलता, उनका आँख में सर्जरी होता है, ऑपरेशन होता है उनका भयंकर तरीके से, उसमें खतरा भी बहुत होता है फिर, है कि नहीं। तो उनमें सर्जरी से ही कैटरेक्ट को ठीक किया जाता है। आगे, द ओपेक लेंस इज रिमूव्ड फ्रॉम द आई ऑफ द पर्सन बाय सर्जिकल ऑपरेशन एंड अ न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड इन इट्स प्लेस। तो जो आंख में पहले से लेंस रहता है वो लेंस अब कैसा हो चुका है, धुंधला हो चुका है, पूरा ओपेक, मतलब आप उसको देख ही नहीं सकते उससे। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस लेंस को आंख से हटाते हैं, निकालते हैं ऑपरेशन के थ्रू, और वहां पे एक आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं, यानी कि एक वैसा लेंस जो कि हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा, उनको वहां पे फिट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से वो भी देख पाते हैं फिर बाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज मेड दिस प्रोसीजर सिंपल एंड सेफर। हम लोगों को सुनने में कितना भयंकर लग रहा है, कितना डर लग रहा है कि यार इसमें जान भी जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें जान चला भी जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टर से मिस्टेक हो जाने की वजह से लोगों का जान भी चला गया है। लेकिन आज के समय में हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि कैटरेक्ट का सर्जरी भी बहुत ही आसान हो गया है। ठीक है, चलिए अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो इस तरीके से आपका ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे केयर ऑफ द आईज, यानी कि आप अपने आंख का देखभाल कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर केयर ऑफ द आईज। इस टॉपिक का मतलब ये है कि आप अपने आंख का देखभाल कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ तक तो अब आपको ये पता चल चुका है कि हमारा आंख कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही नाजुक हमारा ऑर्गन है, बहुत ही नाजुक है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट के साथ साथ बहुत ही ये कमज़ोर भी है। मतलब इतना कमज़ोर है कि यदि थोड़ा सा इसको चोट लगे ना तो ये डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो अब इतना भाई हमारे पास कीमती और इतना बेहतरीन ऑर्गन है, तो इसको बचा के रखना हमारा जिम्मेदारी है। तो कैसे इसको केयर करेंगे देखा जाए। इसमें कहा गया इट इज़ नेसेसरी टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर आईज। बिल्कुल सही बात है, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट और इतना बेहतरीन हमारे पास ऑर्गन है, तो इसको बचाने का ज़रूरत है, इसको प्रॉपर केयर की ज़रूरत है, बढ़िया से इसको संभाल के रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इफ़ देयर इज एनी प्रॉब्लम वी शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट। यदि आँख में कोई समस्या हो तो बेसिकली अपने से डॉक्टर मत बन जाओ, इसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो उनके बारे में ज़्यादा पढ़े हैं, लिखे हैं, तो उनको उनका समझ ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई बार हम लोग क्या होता है, आँख दर्द करता है, कोई ड्रॉप डाल लेते हैं मार्केट से खरीद के। ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम आपको एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर आईज एंड मेंटेन हेल्दी आई साइट आर एज फॉलोज। तो कुछ ऐसे तौर तरीके हैं जिससे आप अपने आँख को बचा सकते हो लंबे समय के लिए, ताकि आप इस खूबसूरत से दुनिया को देख सको। ठीक है, अब वो क्या क्या प्रिकॉशन है भाई, क्या ऐसे कदम है जो कि हम लोगों को उठाने चाहिए अपने आँख को बचाने के लिए, अब एक एक करके सब लोग डिस्कस करते हैं। पहला इसमें कहा गया है कि वी शुड वॉश आवर आईज एट लीस्ट ट्वाइस अ डे विथ क्लीन वाटर, यानी कि हम लोगों को अपने आँखों को 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में कम से कम 2 बार साफ पानी से जरूर धोना चाहिए। पसंद आ रही है, यानी कि अपने आँख को एक दिन में कम से कम 2 बार साफ पानी से जरूर धोइए, कम से कम 2 बार। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा, वी शुड नॉट रीड और राइट इन डीम लाइट बिकॉज इट पुट्स स्ट्रेन ऑन द आईज एंड मे कॉज हेडेक। हम लोगों को कभी भी डीम लाइट में, यानी कि कम रोशनी में नहीं पढ़ना और लिखना चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है ना, कम रोशनी में हमारा आँख जो है ना बिल्कुल दर्द करने लगता है, और आँख के दर्द से सर का दर्द चालू हो जाता है। इसलिए कभी भी डीम लाइट में पढ़ना या फिर लिखना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वी शुड नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन और अदर पावरफुल लाइट्स। हम लोगों को डायरेक्टली उस चीज को नहीं देखना चाहिए जिससे कि लाइट बहुत ही भयंकर रूप से निकलता है। जैसे सनलाइट, कितना ज्यादा उससे लाइट निकलता है, डायरेक्टली उसके उधर नहीं देखना चाहिए, नहीं तो फिर हो सकता है कि आपका कंप्लीट विजन भी आंख का चला जाए। या फिर यदि कहीं से लाइट आ रहा है जो कि बहुत ही पावरफुल लाइट आ रहा है, तो डायरेक्टली उसमें नहीं देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रोशनी डायरेक्टली आपके आंख के ऊपर पड़ेगा और इतना पावरफुल होता है कि आपका आंख उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो हो सकता है कि आपका कंप्लीट विजन भी चला जाए। ठीक है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वी शुड नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू आवर आईज, यानी कि अपने आंख के बहुत ज्यादा नजदीक लाकर किताबों को भी नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा अपने आंख से दूर रख के पढ़ना चाहिए। आगे, वी शुड रेज आवर आईज फ्रॉम टाइम टू टाइम वाइल रीडिंग, राइटिंग
और वॉचिंग टेलीविजन सो एज टू रिलैक्स द आइज। देखो, जब भी हम लोग कोई चीज़ देखते हैं ना, या फिर टीवी में या फिर कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो हम लोग लगातार देखते रह जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि हम लोग लगातार कोई चीज़ देख रहे हैं तो बीच बीच में अपना आँख का जो पलक है ना, उसको झपका लेना चाहिए। झपकाने का मतलब है कभी आँख बंद कर लेना, कभी इधर देख लेना, कभी उधर देख लेना। ऐसे करने से क्या होता है, आपका आँख बिल्कुल रिलैक्स रहता है। आप खुद इस चीज़ को गौर करना, यदि आप लगातार किसी चीज़ को देखोगे ना, तो आपका आँख में दर्द चालू हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी चीज़ को लगातार देख रहे हैं तो बीच बीच में पलक भी अपने आँख का झपकाते रहिए, ताकि आपका आँख रिलैक्स रहे। ठीक है, ये हम लोगों को करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर। वी शुड प्रोटेक्ट आवर आइज फ्रॉम इंजरीज, यानी कि किसी प्रकार का चोट ना लग जाए आँख में, इससे भी आपको बचना चाहिए। वी शुड कंसल्ट एन आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन केस ऑफ एन इंजरी और एनी अदर प्रॉब्लम। या फिर जैसे सपोज कीजिए कि आपके आँख में चोट लग गया, या फिर आपके आँख में जलन है, या फिर आपके आँख में किसी और प्रकार का समस्या आपको लग रहा है कि हो गया है, तो अपने से डॉक्टर बनने से बढ़िया है कि डॉक्टर को दिखा दिया जाए, स्पेशलिस्ट को दिखा लिया जाए, क्योंकि वो आपके आँख के बारे में ज़्यादा जानता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई कर रखा है भाई, एक्चुअली में वो डॉक्टर है। तो बेसिकली कोई भी समस्या हो तो डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए एक बार। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद लिखा गया है कि वी शुड टेक विटामिन ए बिकॉज इट इज इसेंशियल फॉर कीपिंग द आइज हेल्दी। हम लोगों को विटामिन, जैसे हम लोग कहते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, उसी प्रकार से हमारा विटामिन ए हम लोगों को लेना चाहिए। ये विटामिन ए हमारे आँख के फायदेमंद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विटामिन ए में सवाल है कि सर क्या क्या आता है। देखो, हालांकि विटामिन ए में तो बहुत सारे चीज आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हम एक घरेलू उपाय आपको बता सकते हैं, उसमें यह रहेगा कि आप हरे सब्जी को ज्यादा खाओ। भिंडी हो गया, करेला हो गया, फिर से आपका वो साग हो गया जो हरा रहता है बेसिकली, यानी कि हरा चीज आप ज्यादा खाओ। ठीक है, खीरा खाओ, फिर से खीरा के अलावा आप क्या खा सकते हो, फिर गाजर खाओ, ये सब चीजें खाओ आप। हालांकि गाजर हरा नहीं होता, लेकिन वो भी कच्चा होता है ना, तो वो भी ये सब चीज खाओ। तो बेसिकली विटामिन ए कहने का मतलब होता है जिसमें कि हरा चीज ज्यादा हो, और उससे आपका आंख का रोशनी बढ़ता है, आपका आंख हेल्दी रहता है। तो विटामिन ए लेना चाहिए। आगे, वी शुड ऑल्सो टेक दोज फूड आइटम्स विच कंटेन विटामिन ए लाइक कैरोट, जैसा कि हमने कहा आपको, कैरोट, ग्रीन वेजिटेबल, कैबेज, एग, मिल्क, बटर, कर्ड, चीज, पपाया एंड मैंगो। बेसिकली वो चीज आपको लेना है जिसमें कि हरापन ज्यादा होता है। इसके अलावा आप दूध, दही, बटर, चीज, पनीर, ये सब भी खा सकते हैं। इससे आपका आंख बिल्कुल हेल्दी रहता है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ तौर तरीके थे जिससे हम लोग अपने आंख को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है, अपने लंबे समय के लिए। इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग अपना अगला वाला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है विजुअली चैलेंज पर्सन कैन रीड एंड राइट। विजुअली चैलेंज पर्सन का मतलब होता है कि वो आदमी जो कि कंप्लीटली देख ही नहीं पाता है। लेकिन आप एक बार बताइए कि जो इंसान कंप्लीटली देख ही नहीं पाता है, क्या वो पढ़ नहीं सकता? पढ़ता है भाई, बिल्कुल पढ़ता है। हमने इसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जो कि बिल्कुल अंधा है, देख ही नहीं पाता वो। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद वो चीजों को फील करके पढ़ लेता है। हालांकि उसका पढ़ाई अलग होता है, हम लोग का जैसा नहीं होता, उनका पढ़ाई अलग होता है, लेकिन पढ़ते वो लोग भी हैं, लिखते वो लोग भी हैं। हाँ, उनका लिखने का तरीका या फिर उनका पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास बुक है, उसमें सारे पॉइंट लिखे हुए, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं आराम से। लेकिन उनका बुक अलग आता है, उनका बुक पूरा अलग आता है, उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है, लिखने का तरीका उनका बिल्कुल अलग होता है। कहने का मतलब यह है कि जो आदमी देख नहीं सकता, इसका मतलब नहीं है कि वो पढ़ नहीं सकता या फिर लिख नहीं सकता। वो भी पढ़ते हैं, वो भी लिखते हैं, बस उनका पढ़ाई थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, आपको ना एक एग्जाम्पल देते हैं हम। आप एक मूवी देखियो, मूवी का नाम है काबिल। अच्छा, आप लोग नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं, ऑनलाइन में बच्चे आप लोगों में से कोई मूवी देखा है काबिल। उस काबिल मूवी में ना हीरो कौन है बताते हैं। हीरो है उसमें ऋतिक रोशन। हीरो उनमें, उस मूवी में हीरो है ऋतिक रोशन, और उसमें हीरोइन है, यानी कि एक्ट्रेस उसमें यामी गौतम, ऐसा करके कुछ नाम है एक्ट्रेस का उसमें। तो बेसिकली मूवी है, उस मूवी का नाम काबिल है, और उस मूवी में एक्टर है ऋतिक रोशन और एक्ट्रेस है यामी गौतमी, ऐसा करके कुछ उनका नाम है। तो उसमें ना ऋतिक रोशन अंधा होता है, ऋतिक रोशन को बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखता उसमें। तो वो कैसे पहचानता है पैसों को, पता है? आप कभी भी कोई भी पैसा आप उठा के देखना, उसके बगल में ना एकदम बिल्कुल कगर में लकीर बना रहता है। जैसे 500 का नोट है तो 5 लकीर उसमें बना रहेगा।
200 का नोट है तो उसमें 2 लकीर बना रहेगा, 10 का नोट है तो 1 लकीर लिखा हुआ रहेगा उसमें। नहीं, उसमें हम उतना गौर से नहीं, पूरा सीन तो हमको नहीं मालूम, लेकिन उसमें ऋतिक रोशन ये करता है कि वो पैसों को उसके लकीर से पहचानता है। एक्चुअली में ना उस मूवी का हमको एक सीन याद आ गया, बताते हैं। होता क्या है ना कि ऋतिक रोशन अंधा होता है, उसको तो कुछ दिखता नहीं है उसमें, तो वो ना ऑटो वालों को उतरता है वो ऑटो से, और उस ऑटो वाले को वो पैसा देता है, मतलब अपना भाई जो किराया वो तो देगा अपना। तो ऋतिक रोशन अपने घर पे आता है और घर पे वो उतरता है ऑटो से और अपने पॉकेट से पैसा निकाल के उसको दे देता है ऑटो वाले को। ऋतिक रोशन उसको तो पता है कि हम कितना पैसा दे रहे हैं ऑटो वाले को, क्यों तो वो फील कर लिया पैसे के लकीर से उसको। लेकिन ऑटो वाला क्या समझता है, ये तो अंधा है, इसको कुछ भी रिटर्न कर दो ये रख लेगा। लेकिन ये पकड़ लेता है, ऋतिक रोशन पकड़ लेता है और ये बोलता है कि क्या भैया कम ही पैसा दे रहे हो, ये पकड़ लेता है। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आदमी देख नहीं सकता ना, उनका पढ़ाई बिल्कुल अलग होता है। वो लोग ना चीज़ों को ज़्यादा देखने से ज़्यादा वो लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं, और ये चीज़ हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से इस बात का ख्याल रखा है। इसीलिए आप कभी आज घर जाना और कोई भी आप नोट उठा के देखना, 200 का, 500 का, 100 का, 50 का, 20 का या फिर 10 का कोई भी नोट उठा के देखना, उसके लास्ट में ना लकीर बना रहता है। वो लकीर बहुत ही पतला होता है, हम लोग उसको टच करेंगे ना फील भी नहीं कर पाएंगे कि हाँ यहाँ पे कुछ लकीर जैसा भी है। हालांकि आपको दिखेगा लकीर, लेकिन आप उसको टच करोगे ना लगेगा ही नहीं कि लकीर तो पूरा नोट के साथ चिपका हुआ है। लेकिन जो अंधे लोग होते हैं ना, उनमें फील करने का क्षमता ज़्यादा होता है, तो वो लोग महसूस कर लेते हैं उसको। तो कभी आपको मौका मिले खाली टाइम में, हालांकि अभी मत देखना, कभी मौका मिले तो आप मूवी देखना काबिल, उसमें ऋतिक रोशन का बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया इस चीज़ को। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आ रहे थे, हाँ हम लोग बात कर रहे थे विजुअली चैलेंज पर्सन के बारे में, यानी कि वो लोग जो कि देख नहीं सकता। तो दोज पर्सन हु आर अनेबल टू सी आर नॉन एज विजुअली चैलेंज पर्सन, यानी कि जो आदमी देख नहीं सकता, कंप्लीटली जो नहीं देख सकता, उसको हम लोग कहते हैं विजुअली चैलेंज पर्सन। ठीक है, आगे सम पर्सन्स में लॉस देयर आई साइट ड्यू टू एन आई इंजरी और ड्यू टू अ डिजीज। अब देखो, आपके आंख का कंप्लीट रोशनी कब जाता है, या तो आपके आंख में चोट लग गया कभी बचपन में, यानी कि आपके आंख में बहुत ही गहरा चोट लग गया, इसके वजह से आपका आंख पूरा खराब हो जाता है, या फिर कोई बीमारी की वजह से यदि आपका आंख में हो गया तो फिर आपके बीमारी की वजह से भी आपका कंप्लीट विजन चल जाता है, पूरा लॉस हो जाता है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमारा आंख पूरा खत्म हो जाता है। उसके बाद लिखा गया है सम पर्सन्स कैनॉट सी एट ऑल फ्रॉम बर्थ। कुछ तो ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनको जन्म से ही दिखाई नहीं देता, वो बाय बर्थ डिफेक्ट होता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। सच पर्सन्स डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली। लेकिन पता है नेचर का ना नियम बहुत ही तगड़ा है, ये नेचर हमारा इतना तगड़ा है, आप समझिए इस चीज को। यदि आपके बॉडी के अंदर कुछ खराबी है तो कोई ऐसा बॉडी पार्ट आपका जरूर होगा जिसके पास पावर बहुत ज्यादा होगा। जैसे कई बार ऐसा क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का एक हाथ बचपन से ही काम नहीं करता। सपोज करो कि कोई बच्चा है जिसका कि एक हाथ बचपन से ही काम नहीं करता, लेकिन हमारा नेचर इतना स्मार्ट है, पता क्या करता है वो, उस हाथ का भी ताकत किस में ट्रांसफर कर देता है, दूसरे हाथ में। तो उसका जो दूसरा हाथ होता है वो 2 हाथ के अकेला होता है बराबर। मतलब ये हो गया कि यदि कोई बच्चा किसी चीज में कमी है तो नेचर उसको किसी चीज में बढ़ा के कुछ गिफ्ट दे देता है उसको, कि ताकि इस बच्चे को इसका भरपाई वो कर दे। यदि एक हाथ नहीं चल रहा है तो उसका भी ताकत ज्यादा आपका दूसरे हाथ में हो जाता है। ये हम लोग नहीं करते, ये बाई नेचर होता है। इस मूवी में भी वही बताया गया है, काबिल मूवी में, जिसमें ऋतिक रोशन एकदम पूरा उसमें लीड कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। उसमें ये बताया गया है कि ऋतिक रोशन देख नहीं सकता, लेकिन उसका जो सेंस है, जो फील करने का क्षमता है ना, वो उसमें बहुत ज्यादा है। वो फील कर लेता है कि हमारे बगल में कितना आदमी है, आगे है कि पीछे है, दाएं है कि बाएं है, ऊपर है कि नीचे है, पता नहीं किधर है, लेकिन वो फील कर लेता है। कहने का मतलब है कि जो आदमी देख नहीं सकता, गॉड उसको किसी और चीज में आगे माहिर बना देता है, मतलब। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं फिर। तो वही बात इसमें कहा गया था। तो दे ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग और बाय लिसनिंग टू वॉइसेस मोर केयरफुल्ली। तो जो आदमी देख नहीं सकता वो ज्यादातर क्या करता है, चीजों को महसूस करता है, चीजों को सुनता है, उस तरीके से वो अपना काम निकाल लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब समस्या का समाधान नेचर निकाल के ही हम लोगों को देता है। आगे, द मोस्ट पावरफुल रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन्स विच कैन मेक देम रीड एंड राइट इज ब्राइल सिस्टम।
अब देखो, ब्राइल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग जो आदमी बिल्कुल भी नहीं देख सकता वो भी पढ़ सकता है, वो भी लिख सकता है, वो ब्राइल सिस्टम के थ्रू। अब सवाल है कि सर ये ब्राइल सिस्टम क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। अब देखो, ब्राइल सिस्टम क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले आप अपने बुक में वो डायग्राम निकाल लीजिए, वो इमेज निकाल लीजिए, पिक्चर निकाल लीजिए जिसमें अल्फाबेट लिखा गया है बिल्कुल डॉट डॉट करके। थोड़ा सा निकालिए जल्दी, आपको दिखेगा उसमें, बिल्कुल वही ब्राइल वाला सिस्टम है जिसे हम लोग लिखते हैं ABCDE F से लेकर Z तक लिखते हैं। ब्राइल सिस्टम में उसको लिखने का तरीका अलग होता है, डॉट डॉट करके लिखते हैं वो लोग। आपको बुक में दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, वही हमारा कहलाता है ब्राइल सिस्टम। अब इसमें होता क्या है थोड़ा सा देख लो। ब्राइल सिस्टम इज अ रिटन लैंग्वेज फॉर द विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स in which letters, numbers, etc. are represented by patterns of raised dots। तो ब्राइल सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लेटर हो गया, नंबर हो गया, ये सब उसमें लिखे होते हैं। वो भी किस फॉर्म में? रेज डॉट के फॉर्म में, मतलब कि उबड़ा खाबड़ा डॉट के फॉर्म में वो लिखा रहता है। मतलब ऐसा लगेगा ना कि नीचे से कोई ठोका है, ऊपर वो निकल गया है, ठीक है, ऐसा वो रहता है, यानी कि बिल्कुल उबड़ा खाबड़ा रहता है। उसको हम लोग बेसिकली उंगली से टच करके महसूस करते हैं हम लोग उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो और ये बेसिकली ना डिजाइन किया गया उसके लोगों, उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है ब्राइल सिस्टम में। द ब्राइल सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय लुइस ब्राइल हु वाज हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। सोचो, यानी कि ब्राइल सिस्टम को एक इंसान ने लॉन्च किया जिनका नाम था लुइस ब्राइल। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये भी नहीं देख पाते थे। सोचो, मतलब कि जो आदमी देख नहीं पा रहा है उस आदमी ने एक ऐसा सिस्टम निकाल दिया कि जो आदमी नहीं देख पा रहा है वो भी पढ़ पाए। तो यदि पूछा जाए कि ब्राइल सिस्टम किसने लॉन्च किया, तो ब्राइल सिस्टम लॉन्च किया लुइस ब्राइल ने, और वो भी खुद विजुअली चैलेंज पर्सन थे, यानी कि वो भी खुद देख नहीं पाते थे। आगे, देयर इज अ ब्राइल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशंस। यानी कि ब्राइल सिस्टम में वो सब चीज होता है जो हम लोग अपने आम भाषा में पढ़ते हैं। लैंग्वेज हो गया, या फिर मैथमेटिक्स हो गया, या फिर साइंस का कोई चीज हो गया, ये सब चीज आपके ब्राइल कोड में लिखा रहता है, यानी कि ब्राइल सिस्टम में ये सब चीज आपका लिखा रहता है। तो बेसिकली जो चीज हम लोग देखते हैं आराम से देख के पढ़ लेते हैं, वो लोग फील करके पढ़ते हैं, चीजों को टच कर करके समझते हैं, ठीक है। लेकिन होता उसमें भी सम चीज सेम है। आगे बढ़ते हैं। मैनी इंडियन लैंग्वेजेज कैन बी रीड एंड राइट बाय यूजिंग द ब्राइल सिस्टम। यानी कि इंडिया के ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, तमिल, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं जिनको ब्राइल सिस्टम में पढ़ा जा सकता है। सोचो, तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है उन लोगों के लिए खास करके जो कि देख नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दी विजुअली चैलेंज पर्सन्स रिकॉग्नाइज द वर्ड्स रिटन ऑन अ ब्राइल सिस्टम बाय टचिंग द पैटर्न्स ऑफ डॉट्स। ये लोग कैसे पढ़ते हैं? बेसिकली डॉट को, यानी कि जो लिखा रहता है उसको, डॉट को ये लोग टच करते हैं उंगली से, और टच कर करके ये लोग महसूस करते हैं कि अच्छा ये डॉट ऐसा है, इसका मतलब ए होता है, अच्छा ये डॉट ऐसा है इसका मतलब बी होता है, अच्छा वो डॉट ऐसा है उसका मतलब सी होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वो लोग डॉट को टच करते हैं, छूते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और सीखते हैं। लेकिन हाँ, उनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन पढ़ते तो वो भी है, ठीक है। समय लगता है लेकिन सीख जाते हैं वो लोग भी। आगे, ईच वर्ड हैज टू बी मेमोराइज्ड। हर एक वर्ड उन लोगों को मेमोराइज करना पड़ता है। देखो, चीज़ों को देख कर समझना और छू के समझना दोनों में फर्क होता है ना। ज़्यादा समझ में कौन आएगा जल्दी? जो देख के हम लोग कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग कोई भी चीज़ को देख के पढ़ते हैं ना, आसानी से समझ जाते हैं, आसानी से पढ़ भी लेते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, चीज़ों को टच करके पढ़ते हैं, इसलिए समय उसमें ज़्यादा लगता है, ठीक है। लेकिन पढ़ते वो लोग भी, उनको हर चीज़ याद रखना पड़ता है। आगे, ब्राइल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड और बाय मशीन। यानी ये जो ब्राइल टेक्स्ट होते हैं, यानी कि ब्राइल कोड में जो हमारा लिखा रहता है सब चीज़, अल्फ़ाबेट, नंबर, ये सब, इन सभी को हाथ से भी बनाया जा सकता है या फिर इन सभी को मशीन से भी बनाया जा सकता है। अब हाथ से नहीं बनता, अब वो उसका किताब जो आता है ना वो मशीन से ही बन जाता है। जैसे हम लोग का किताब क्या है, मशीन में छपता है, उसी प्रकार से उन लोगों का किताब भी ब्राइल सिस्टम वाला मशीन में ही छपते हैं आज भी, ठीक है। आगे, टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड। यानी कि जिस तरीके से हम लोगों का किताब
टाइप राइटर से होता है या फिर प्रिंटिंग प्रेस में हम लोगों का छपता है किताब, उसी तरीके से ब्राइल सिस्टम भी प्रिंटिंग प्रेस में छप जाते हैं। इनका भी टाइप राइटर आता है, तो इसके भी किताब मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग देख नहीं सकता उनके भी पढ़ने लिखने का सारा इंतजाम हमारे यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक और टॉपिक के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब तो मेरे हिसाब से लाइट वाले चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यदि कहीं पे दिक्कत रहा होगा ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग, तो कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।